हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की हमारी इस क्लास में। टारगेट आरबीआई ग्रेड बी 2025 18 ऑफ अक्टूबर को आपका फेज 1 एग्जाम होना है। और उससे पहले हमने ये डिसाइड किया था कि यार क्वांट के ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो वो नंबर हमने चूज किया था कि 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इन 150 क्वेश्चंस को टोटल 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए थे कुछ टॉपिक जैसे परसेंटेज, रेशियो, ठीक है, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, और उन पे डीआई भी लिया था हमने। फिर पार्ट नंबर 2 में हमने जैसे नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और उसके बाद डीआई के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज पार्ट नंबर 3 में हम सिर्फ डीआई के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और डीआई के ये क्वेश्चन पीवाईक्यू नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि पीवाईक्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक प्रॉपर वीडियो आपको पीवाईक्यू की मिल जाएगी हमारे इसी चैनल पे, जिसमें पिछले 4-5 सालों के पीवाईक्यू हमने एक ही वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। आज की इस वीडियो में हम अलग अलग टाइप के डीआई डिस्कस करेंगे, जैसे इंटरेस्ट पे डीआई हो गया, जैसे आपका टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मेंसुरेशन, इन पे डीआई हो गया, एजीज पे डीआई हो गया। इस टाइप के डीआई हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो मजेदार वीडियो रहेगी यार। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, और आप कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये सारे लेक्चर कैसे लगे। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। हमने ना एक सीरीज चलाई थी क्यूआरई 360 डिग्री की। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को ये लग रहा है कि यार मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी लास्ट टाइम में, और मेरा बेसिक वीक है और मुझे आरबीआई लेवल पे ही प्रिपेयर करना है, तो बेसिक भी कवर हो जाए और अच्छे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाए, तो इस सीरीज को भी आप देख सकते हो। ये हमारी क्यूआरई के नाम से प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे। उसमें क्यूआरई 360 डिग्री में क्वांट के 14-15 लेक्चर होंगे, वो देख लो। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी कट ऑफ निकल जाएगी अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करोगे तो। ठीक है, और बाकी ये जो 150 टॉप क्वेश्चन है इनको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, तो मतलब हो जाएगा, अच्छा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। ठीक है, शुरू करें। चलो शुरू कर लेते हैं आज के इस लेक्चर को। एक काम और आप कर सकते हो, अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन में जरा सी भी दिक्कत आ रही है, जैसे आपको डिकोडेड सिलेबस नहीं मिल रहा, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहे, कट ऑफ्स नहीं मिल रही, अच्छे सोर्सेज नहीं मिल रहे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एक गाइड बुक का लिंक है। आप उस गाइड बुक को जाकर के डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट वो गाइड बुक आपको मिल जाएगी और उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, एक हमारा क्विक रिवीजन बैच भी स्टार्ट हो गया है कल से, जिसमें आप आखिरी टाइम पे थोड़ा, जो बच्चे कॉन्फिडेंस के लिए, मतलब जीरो से नहीं है वो बैच, कहीं आप ये सोचो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा उस बैच में इनरोल कर लूं, नहीं। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप उस बैच में इनरोल कर सकते हो। ये क्विक रिवीजन बैच है सिर्फ फेज 1 के लिए, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्रैक्टिस के लिए हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमारे गोल्ड बैच, सिल्वर बैच, इन सबसे भी जुड़ सकते हो, सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम और, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिन टॉपिक्स पे यहां डीआई डिस्कस करेंगे, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो उन टॉपिक्स के नाम है, जैसे हम सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पे डीआई लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने जैसे एजीज पे भी डीआई लिया है, फिर हमने टाइम एंड वर्क, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम, इन पे भी डीआई लिया है। इन टॉपिक से आपको थोड़ा डर लगता है। और इसके अलावा हमने मेंसुरेशन पे भी डीआई लिया है। तो इन टॉपिक पे हम लोग डीआई डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और बाकी के टॉपिक्स पे हम डीआई पहले की लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ये मत सोचो। परसेंटेज पे, रेशियो पे, प्रॉफिट लॉस पे, उन पे भी डीआई डिस्कस हो चुका है, और उनके जो कंसेप्ट हैं जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, नंबर सीरीज के, वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो पहले वाले क्लासेज भी आपको जरूर देखनी है। चलो शुरू करें भाई। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, फटाफट से, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके सोल्व कर लें, क्योंकि अगर मैं टाइम दे के सोल्व करवाऊंगा तो आप बोर भी हो जाएंगे और वीडियो भी लंबी चली जाएगी। तो रेदर देन आप क्या करें, वीडियो को पॉज कर लें और पहले खुद से ट्राई करें। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। डिफरेंट स्कीम प्रोवाइड आइदर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड। ये नहीं पता क्या प्रोवाइड कर रही है, आइदर सिंपल है या कंपाउंड है। ठीक है भाई, चलो तो थोड़ा सा एक सेकेंड, ये ध्यान रखिएगा आप सभी, 1 सेकेंड प्लीज। ठीक है, मैं भूल गया था, मुझे लगा कहीं मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही ना की हो। ठीक है, ये लेक्चर रिकॉर्डेड समय की कमी के कारण प्रोवाइड करना पड़ रहा है, अदरवाइज हम लाइव ही लेते हैं सारी क्लास। रिकॉर्डेड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि टाइम कम था और
मतलब डिले नहीं कर सकते चीज़ों को। एग्जाम पास है और डिले करेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको ये लेक्चर रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे इसलिए चेक करना पड़ा कहीं मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ना की हो, तो बाद में सारी मेहनत वेस्ट ना हो जाए। चलो देखो, डिफरेंट स्कीम प्रोवाइड आइदर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो सबसे पहले स्कीम ए की बात है भाई। स्कीम ए में क्या है कि प्रोवाइड एट 25% इंटरेस्ट रेट if rupees 15,000 इन्वेस्ट फॉर 2 ईयर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस, ठीक है। अब एक चीज देखो कि इतने पैसों का इतना इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है, 25% से और 2 ईयर में, ठीक है। अब सिंपल सा आपको ये नहीं पता कि यहाँ एस आई है कि सी आई है। पहली चीज तो यही देखो कि एस आई है इंटरेस्ट की सी आई है। अब देखो 15,000 का अगर मैं 25% लूं तो इसका 25% कितना होगा भाई, 3750 होगा, 3750। और नेक्स्ट ईयर भी कितना होगा, 3750। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से तो इंटरेस्ट मेरा 7500 बनना था भाई 2 साल का, लेकिन बन इतना रहा है, तो दैट मीन्स यहां कंपाउंड इंटरेस्ट यूज हुआ है। तो स्कीम ए में जो इंटरेस्ट यूज हुआ है वो रेट क्या है, कंपाउंडेड है एनुअली, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। क्लियर। अब देखो स्कीम बी में क्या कह रहा है, प्रोवाइड एट 15% इंटरेस्ट रेट 12,320 इन्वेस्ट फॉर 3 ईयर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस, ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज देखो भाई, अगेन यहां भी ये देखना है कि सिंपल है कि कंपाउंड है। 15% से 3 ईयर की बात है, अगर 15% इंटू 3 करूं तो सिंपल इंटरेस्ट 45% बनना चाहिए। अब अगर मैं 12320 का 45% लूं, ठीक है, 45% का मतलब है 50% माइनस 5%, तो इसका 50% क्या होगा 6160 माइनस इसका 10% 1232, तो 616। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो ये आपका इतना ही बनता है जितना यहां दिया गया है। तो दैट मीन्स यहां जो इंटरेस्ट रेट है वो सिंपल वाली है। क्लियर है। अब देखो स्कीम सी की बात है, प्रोवाइड सिंपल इंटरेस्ट रुपीज 15,000 इन्वेस्ट फॉर 2 ईयर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस। अब 2 ईयर में अगर इतना इंटरेस्ट बन रहा है, सिंपल इंटरेस्ट है भाई, अब यहां रेट निकालनी है। अब 5400 2 साल का इंटरेस्ट है, तो 1 ईयर का कितना होगा 2700। तो 2700 15,000 का कितने परसेंट है, इंटू 20 से 20 0 से 0 15 से गया 18%, 15 8 120। हाँ, तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट है वो भी 18%, ठीक है भाई। फिर स्कीम डी की बात है, प्रोवाइड कंपाउंड इंटरेस्ट 8,000 इन्वेस्ट फॉर 2 ईयर एट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस। अब कितना 2 साल में, अब 2 साल में प्रिंसिपल अगर 8,000 है तो वो अमाउंट कितना बन गया, ये इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा तो 11,520। 0 से 0 2 से गया 400, 2 से जाएगा 2 5 जा, फिर 2 5 जा, फिर 2 7 जा, 2 6 जा। ये आपका रेशियो आ गया प्रिंसिपल और अमाउंट का 2 ईयर का। तो 1 ईयर का क्या होगा, दोनों तरफ क्या ले लो स्क्वायर रूट, तो यानी कि 20 से 24 बन गया भाई। तो यानी कि इंटरेस्ट कितना बना 4 बाई 20 इंटू 100। तो मेरी यहां जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 20%, क्या था कंपाउंड। तो सीआई की रेट आएगी 20%, ठीक है। लेंदी है थोड़ा सा, ऐसे ही चीजें आपको निकालनी है, और मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो एक सेकंड बस, मतलब कहीं पे हमें रेट निकालनी है, कहीं पे हमें यह पता करना है कि सिंपल है कि कंपाउंड है, इन्हीं पे बेस्ड है पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो अब नेक्स्ट स्कीम ई, प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट रेट 13,500 इन्वेस्ट फॉर 2 ईयर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस। अब भैया इसका 10% अगर लूंगा तो 1350, तो 2 ईयर का तो 2700 बनना चाहिए। तो सिंपल तो नहीं है, तो कंपाउंड है, कितना 10%, ठीक है, क्योंकि इतना इंटरेस्ट कंपाउंड से ही बनेगा। स्कीम एफ में देखो, प्रोवाइड 16% इंटरेस्ट रेट दिस इन्वेस्ट फॉर 3 ईयर द इंटरेस्ट ऑफ रेट इज दिस। अब देखो 16% से 3 ईयर का अगर मैं इंटरेस्ट देखूं तो 48%, ठीक है। अब 12,562 का अगर मैं 50% देखूं तो वो बनेगा 2 से गया 6281, और इंटरेस्ट बन रहा है कितना 6029.76। तो मतलब ये इससे कम है, तो यानी 48% ही होगा ये। भैया कंपाउंड इंटरेस्ट लोगे 16% से तो वो तो 3 साल का, फिर यहां इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 2 पॉइंट, तो 50 से अबव ही बनेगा ना। तो दैट मीन्स ये सिंपल ही है क्योंकि ये 50 से कम बन रहा है,
50% से कम बन रहा है और इंटरेस्ट सिंपल से 48% बन रहा है, तो यहाँ पे रेट सिंपल इंटरेस्ट की है 16%। थोड़ा दिमाग भी लगाना है, ऐसे मत करना। स्कीम जी देखो, प्रोवाइड एट 30% इंटरेस्ट रेट, 20,000 इन्वेस्ट फॉर 2 ईयर, देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस। अब 30% से इसका 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा 6,000 सिंपल, तो 2 साल का कितना 12,000, बट ये तो ज्यादा है, दैट मीन यहां कंपाउंड इंटरेस्ट यूज हुआ है, तो 30%। क्लियर है? क्वेश्चन हमने इस पे कम ही लिए हैं क्योंकि मेरा यहां कोशिश ये है कि हम ज्यादा डीआई प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, ज्यादा चीजें समझ लें, थोड़ा एक आइडिया ले लें एग्जाम से पहले, है ना। चलो देखो अब क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, ये तो सोल्व होगी सारी की सारी, 8 स्कीम्स थी, 7 सॉरी, और 7 स्कीम में हमने कहीं रेट पता करना था, कहीं ये पता करना था कि एस आई है कि सी आई है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन हैज, अब वीडियो पोज करके क्वेश्चन सोल्व करते रहना भाई। ए पर्सन हैज ₹28,000, सम ऑफ द अमाउंट ही इन्वेस्ट इन स्कीम ए एंड सम ऑफ द अमाउंट इज इन्वेस्ट इन स्कीम बी फॉर 2 ईयर। 28,000 है, कुछ पैसा स्कीम ए में है, कुछ पैसा स्कीम बी में है। आफ्टर 2 ईयर द इंटरेस्ट अमाउंट इज दिस, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए एंड स्कीम बी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए एंड स्कीम बी, ठीक है, द इंटरेस्ट अमाउंट इज दिस। अब देखो स्कीम ए और स्कीम बी, ये स्कीम ए है, स्कीम ए में कंपाउंड इंटरेस्ट है 25%, स्कीम बी में सिंपल इंटरेस्ट है 15%, ठीक है। यहां कंपाउंड इंटरेस्ट है 25% से, यहां सिंपल इंटरेस्ट है 15% से, ठीक है। अब वो कह रहा है कि दोनों में आफ्टर 2 ईयर द इंटरेस्ट अमाउंट इज दिस, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द, अब देखो अब दो तरीके हैं, ठीक है भाई, कि अगर 2 साल का इंटरेस्ट इतना है, ठीक है, 12,600 2 साल का, अब अगर मैं ए और बी ही ले लूं, ए और बी ही ले लूं आराम से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा 2 साल का 56.25% ऑफ ए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना बनेगा 30% ऑफ बी। अब एक तरीका तो ये है कि दोनों में से 30% कॉमन ले लूं, कि 30% ऑफ ए प्लस बी, प्लस यहां से कितना बचा 26.25% ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो 12,600 है, दोनों को मिला के। अब अगर इसको सोल्व करोगे, ए प्लस बी की वैल्यू है 28,000, तो 30% ऑफ 28,000 इज 8,400, ये उधर जाके माइनस होगा, तो 26.25% ऑफ ए, ये 8,400 इधर आके माइनस हो गया तो 4,200। अगर किसी को लग रहा हो कि ये कहां से आया, भैया पहले साल का इंटरेस्ट 25%, दूसरे साल का 25 और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो 25 का 25% इज 6.25%, तो दोनों साल का इतना बनेगा। यानी आपका यार बेसिक क्लियर होना चाहिए, तब ये लेक्चर समझ में आएंगे। अगर बेसिक नहीं क्लियर है ना, तो हमारे पुराने वाले लेक्चर देख लो भाई, ठीक है, पुराने वाले लेक्चर देखोगे, उनमें बेसिक से चीजें समझा रखी हैं, तो वहां आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ए की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 4,200 बाय 26.25%, परसेंटेज वाला ऊपर चला गया, ये डेसिमल वाला भी ऊपर चला गया। अब ये 25 से काट दो, 25 से गया 1, 25 से गया 0, 25 से गया 5, 25 से गया 400, ये 105 से गया 40, तो ए की वैल्यू आ गई 16,000। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, अगर ए में 16,000 लगा तो यहां 12,000 लगा होगा, क्योंकि दोनों का सम तो 28 है, तो दोनों में डिफरेंस कितना 4,000 का, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ₹12,400 was invested in scheme C for 40 years and earned this as interest, ठीक है, इन स्कीम सी। अब स्कीम सी में देखो भैया, स्कीम सी में सिंपल इंटरेस्ट है 18% से, ठीक है, स्कीम सी में सिंपल इंटरेस्ट है वो भी 18% से, ठीक है, टी ईयर्स के लिए लगाया और इतना इंटरेस्ट मिला। अब एक सिंपल सी चीज है, अगर इतना इंटरेस्ट मिला, किस पे मिला 12,400 पे, ठीक है, तो कितने परसेंट होगा ये इंटू 100, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो 0, 124 से गया 1, फिर कितना बचा भाई 99, ठीक है, 0 फिर 8 से गया, तो 108% इंटरेस्ट मिला। अब एक साल में मिलता है 18%, तो टाइम यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई 108% बाय 18%,
मतलब टी की वैल्यू आ गई 6, तो 6 साल के लिए लगाया गया था। अब वो कह रहे हैं कि ₹20,400 वाज इन्वेस्टेड इन स्कीम डी फॉर T/2 ईयर। T/2 का मतलब क्या, 6/2 यानी कि 3 ईयर। ठीक है, और स्कीम डी में, स्कीम डी की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 20%। तो भैया यहां कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओगे, इसका 20% कितना, 0, 10% इतना होगा तो 20% 4080। फिर सेकेंड ईयर का कितना 4080 प्लस इसी का 20%, तो इसका डबल कर दो, 10% तो यही होगा 816। तो ये बन गया कितना 4896। फिर थर्ड ईयर का कितना 4896 प्लस इसी का 20%। ठीक है, अब इसी का 20% लोगे तो इसका डबल डैश, तो 2 6 जा 12, 9 2 9 जा 18, 19 16 17 979.2। तो ये 0.2, ये 9 और 6 कितना हो गया 15, 8 और 9 कितना हो गया 17, और ये कितना हो गया 10 18, 5875.2। तो अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसे ही बनेगा भाई। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये डेसिमल 2, ये 5 + 6 11, ठीक है, और ये 9 + 9 18, 7 25, 10 18 और 5 5 10 14, तो 14851.2। तो अप्रोक्सीमेटली यहां मेंशन करना चाहिए था, अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो, बट 0.2 का ही डिफरेंस है तो हमें यहां लगाना पड़ेगा। ठीक है, 14851, सॉरी नॉट सी ए, यहाँ 4581 है, थोड़ा आंखें चकमा खा गई है, 14851। ठीक है, चलो तो बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलो नेक्स्ट, और थोड़ा अच्छा लेवल प्रैक्टिस करने का ये भी फायदा हो जाता है कि यार मतलब थोड़ा हल्का पूछेगा तो वो बहुत आराम से हो जाएगा, और बढ़िया करने की आदत पड़ जाएगी तो एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप भी ट्राई करो। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली and answer the questions given below. A person divided ₹1,20,000 among his two sons A and B, two daughters C and D equally. All of them invested some amount in scheme P and the remaining amount in scheme Q. ठीक है, अब ये है भाई कि 1,20,000, ठीक है, इस तरीके से ले लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो ए और बी दो सन है, सी और डी दो डॉटर है, तो टोटल यहां पे ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्कीम पी एंड द रिमेनिंग इन क्यू। ठीक है, ये स्कीम पी और ये क्यू। ठीक है, अब देखो क्या है कि स्कीम पी प्रोवाइड्स सिंपल इंटरेस्ट एंड स्कीम क्यू प्रोवाइड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, अब इक्वली है, टोटल 1,20,000 इक्वली है, तो सबको 30,000 मिलेगा, क्योंकि 1,20,000 को अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो डिवाइड बाय 4 यानी 30,000। अब वो देखो क्या कह रहा है, ए इन्वेस्ट 60% ऑफ इज अमाउंट इन स्कीम पी। ठीक है, 30,000 का 60% इज 18,000। बी इन्वेस्ट एन इक्वल अमाउंट इन स्कीम पी एंड क्यू, तो इक्वल अमाउंट 30 का इक्वल दो पार्ट 15,000। ठीक है, ये 30 में से 18 गया तो ये कितना बचा स्कीम क्यू में 12,000। द इंटरेस्ट रेट इज सेम फॉर ऑल द पर्सन इन ईच स्कीम, सभी के लिए इंटरेस्ट रेट सेम है। सी इन्वेस्टेड 33.33% ऑफ इज अमाउंट इन स्कीम क्यू। ठीक है, सी ने यहां 33.33 का मतलब 1/3, 30,000 का 1/3 इज 10,000, तो यहां लगाया होगा 20,000। वाइल डी इन्वेस्टेड 45% ऑफ इज अमाउंट इन स्कीम क्यू, तो इसका 45% कितना 13,500, तो ये कितना बचा 16,500। अब आगे क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम पी फॉर ए एंड डी इज 900 आफ्टर 3 ईयर। स्कीम पी में ए और डी ने को आफ्टर 3 ईयर जो इंटरेस्ट मिला उसमें डिफरेंस 900 है। भैया अगर 3 ईयर का इंटरेस्ट का डिफरेंस, क्योंकि ऐसा ही है 900 है, तो 1 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा 300। 3 ईयर का 900, तो 1 ईयर का कितना 300। अब ये कब आया होगा, क्योंकि स्कीम ए ने लगाया 18,000, स्कीम डी ने लगाया कितना 16,500, तो दोनों के प्रिंसिपल अमाउंट में गैप है 1,500 का, इसी वजह से ये इंटरेस्ट का डिफरेंस आया।
क्योंकि रेट तो सेम है सारी स्कीम में। तो जो जो डिफरेंस आया है इंटरेस्ट में वो किसकी वजह से आया होगा, वो इसी वजह से आया क्योंकि उनके प्रिंसिपल अमाउंट में डिफरेंस है। तो 300 का डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ 1500। तो जो रेट है वो 1/5 है, यानी कि 20% है। तो यहां सिंपल इंटरेस्ट की जो रेट है स्कीम पी में वो 20% है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, द सम ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड बाय सी, सी को जो इंटरेस्ट अमाउंट मिला फ्रॉम पी एंड क्यू आफ्टर 2 ईयर इज दिस। अब एक बात बताओ, स्कीम सी को पी और क्यू से, ठीक है, अब पी से, पी में उसका इन्वेस्टमेंट है 20,000, क्यू में है 10,000। अब भैया यहां तो रेट पता चल चुकी है 20% है, तो 2 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 40%। तो 20,000 का 40% इज 8,000, और जो टोटल इंटरेस्ट है दैट इज 13,625, 13,625। तो यहां जो इंटरेस्ट मिला उसे वो दैट इज 5,625, ठीक है। अब 2 साल में, 2 साल में 10,000 पे कितना इंटरेस्ट मिलता है 5,625। तो 5,625 10,000 का कितने परसेंट है भाई, 20 से 20, तो 56.25% है। और हमें पता है ये तभी होता है जब रेट 25% हो। अगर किसी को ऐसे नहीं निकालना, इतना नहीं सोच सकते, तो सिंपली सोच लो कि 10,000 रुपए 15,625 हो जाते हैं 2 साल में। तो ये पहले काट लो, 25 से कटेगा 400, 25 से कटा 625, फिर 5 से 25 से फिर कट गया 16 और ये 25। तो ये 2 साल के प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 1 ईयर का 4:5 होगा। 4:5 में मतलब 1/4 रेट है, तो 1/4 का मतलब 25%। तो यहां कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, रेट 25%। तो हमें क्या पता चला, हमें दोनों में इंटरेस्ट रेट पता चल गई, हमें यह भी पता चल गया कि कहां कितनी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, किसकी, स्कीम पी में किसकी कितनी है, स्कीम क्यू में किसकी कितनी है। क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम क्यू। अब ये सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से बना लो। द इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम क्यू आफ्टर 2 ईयर बाय ए, क्यू आफ्टर 2 ईयर बाय ए। अब क्यू में 12,000 है, रेट है 25%। अब 12,000 से 25% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बनेगा, पहले साल इसका 25% 3,000, सेकेंड ईयर फिर 3,000 प्लस इसका 25% 750। तो कितना इंटरेस्ट मिला 6,750, ठीक है। अब 6,750 ये जो अमाउंट है ये दोबारा इन्वेस्ट कर दिया गया, किसमें, स्कीम पी में, फॉर 6 ईयर। अब स्कीम पी में सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 20% के हिसाब से, तो 6 साल का इंटरेस्ट कितना मिला 120%। तो हमें क्या करना है, यही बताना है ये इंटरेस्ट कितना मिला। तो 100% होगा 6,750, 20% क्या होगा इसका 10% 675, तो इसका डबल करोगे 1350, तो ये कितना बन गया 7,100। तो टोटल अगर आप इसे, सॉरी 8,100, क्योंकि 67 और 13 8,000 होता है, 50 100। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बात समझ पाए सारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड बाय ए फ्रॉम स्कीम पी एंड क्यू आफ्टर 2 ईयर्स इज एम, ठीक है। स्कीम रिसीव्ड बाय ए फ्रॉम स्कीम पी एंड क्यू आफ्टर 2 ईयर इज एम। अब देखो भाई, ये 2 स्कीम क्यू में तो हमने अभी निकाला था, ऊपर वाले क्वेश्चन में इतना था। अब स्कीम पी में भी देख लो, स्कीम पी में इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है 18,000। 20% के हिसाब से 18,000 का 20% अगर लूंगा तो 3,600, तो 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना बना 7,200। अभी इन दोनों में डिफरेंस m है और इन दोनों का डिफरेंस है 450, तो m की वैल्यू आ गई 450। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 7m, तो 7m इज 7 इंटू 450, दैट इज 3,150। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बात समझ पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड बाय पी एंड डी फ्रॉम स्कीम क्यू आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। बी एंड डी फ्रॉम स्कीम क्यू आफ्टर 3 ईयर, रिसीव्ड बाय बी एंड डी फ्रॉम स्कीम क्यू आफ्टर 3 ईयर। अब बी और डी, ठीक है, बी और डी स्कीम क्यू में, बी ने लगाया 15,000, डी ने लगाया 13,500, 15,000 13,500।
अब जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है 25%, ठीक है। अब दोनों में जो भी डिफरेंस आएगा वो किस वजह से आएगा, जो इनके प्रिंसिपल अमाउंट में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है 1500 का। दोनों में 15,000 और 13,500, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 1500 का। अब जो 25% है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, अब मान लीजिए प्रिंसिपल 100 रुपए है, मान लिया, तो पहले साल इसका 25% मिलेगा, सेकेंड ईयर 25 प्लस 25 का 25% 6.25 तो 31.25 मिलेगा, और थर्ड ईयर कितना मिलेगा, जो सेकेंड ईयर मिला प्लस इसी का 25%, जो कि अप्रोक्सीमेटली 8 है, तो 39 के लगभग मिलेगा, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट अगर मैं देखूं 31, 39, 70 और 25, तो 95 पॉइंट समथिंग परसेंट मिलेगा। किसका, जो प्रिंसिपल अमाउंट का डिफरेंस है 1500। अब आप ऑप्शन पे आओ, अब ये तो 100% से भी अब भाई, क्योंकि 1500 का 95% समथिंग, तो 1500 से छोटी वैल्यू होगी ना। यहां भी देखो ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है बस। आप इस तरीके से भी पेपर में खेल सकते हो चीजों से, तो थोड़ा सोचा करो, दिमाग लगाया करो, ठीक है। चलो, फाइंड द एवरेज अमाउंट, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जहां भी डीआई में 3 क्वेश्चन होंगे वहां 2 हम सोल्व करेंगे, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, ताकि आप भी थोड़ा सा जुड़े रहें वीडियो में, कमेंट करते रहें, ठीक है भाई। तो बेशक से मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूं, बट आपको कमेंट करके बताना है, फटाफट वीडियो को पॉज कर लो, यही क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 to 10, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वीडियो पॉज कर लें, खुद से सोल्व करें भाई पहले, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। The given below pie chart shows the percentage distribution of total number of boys of 5 different classes A, B, C, D, E. ये total number of boys in all classes together is 125. ये boys है. Below chart shows the percentage distribution of total age of boys दो 5 different classes. Total age of all boys in all classes together is this. Ratio of the number of boys and girls is this, 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 this. मतलब कहने का ये है कि क्लासेज है ए बी सी डी ई, 5 टेबल बनेगी पहले, ठीक है। ये आ गया 1 2 3 4 5, क्लास है ए बी सी डी ई। यहां ले लिया बॉयज, यहां बॉयज की टोटल एज, यहां बॉयज की एवरेज एज, यहां ले लिया हमने गर्ल्स, यहां गर्ल्स की टोटल एज, यहां गर्ल्स की एवरेज एज, ठीक है। अब देखो क्या इंफॉर्मेशन है और कैसे सोल्व करेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने, 125, तो 100% की वैल्यू 125, तो 1% इज इक्वल टू 1.25, ठीक है। या ये कह लो 5/4 है, 125/100 5/4, तो 24% कितना होगा, 24 बाई इंटू 5/4 30, तो क्लास ए में बॉयज कितने हैं 30, 16 इंटू 5/4 4 से गया 4, क्लास बी में है 20, 12 इंटू 5/4 4 से गया 3, तो क्लास सी में है 15, 20 इंटू 5/4 4 से गया 5, तो क्लास डी में है 25, 28 इंटू 5/4 4 से गया 7, तो कितना है 35, ठीक है। अब बॉयज और गर्ल्स में जो रेशियो है दैट इज 5:4, ठीक है। इस 5 की वैल्यू 30 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 5 6 30, 6 6 6 24, 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू 16, 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 3, तो 4 की वैल्यू 12, 5 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू 20, 5 की वैल्यू 35, 1 की वैल्यू 7, 4 7 जा 28, ठीक है। अब जो टोटल एज है ऑल द बॉयज टुगेदर दैट इज 1500, तो 1% की वैल्यू इज कितना 15, और ये बिलो चार्ट सोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एज ऑफ बॉयज, तो 24% इज 15 इंटू 24 दैट इज 360, 15 इंटू 16 15 छिके 90 240, 10 इंटू 15 150, 15 इंटू 15 225, 35 इंटू 15 15 5 75 7 45 और 7 52, ठीक है।
अब रेशियो ऑफ द टोटल एज ऑफ ऑल बॉयज एंड दैट ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ ईच क्लास इज 5:6। अब टोटल एज में जो रेशियो है वो 5:6 है, यानी अब इस 5 की वैल्यू 360, तो 1 की वैल्यू 72, तो 72 इंटू 6, 6 दूनी 12, 42 43। फिर 5 की वैल्यू 240, तो 1 की वैल्यू 48, 48 इंटू 6 288। 5 की वैल्यू 150, 1 की वैल्यू 30, तो 6 की वैल्यू 180। थोड़ी कैलकुलेशन होनी चाहिए अच्छी, वरना बनेंगे नहीं है जल्दी जल्दी, फिर टाइम लगेगा एग्जाम में बहुत सारा। 5 की वैल्यू 225, 1 की वैल्यू 45, 45 इंटू 6 30, 24 270। 5 की वैल्यू 525, 1 की वैल्यू 105, तो 630। ठीक है, अब एवरेज एज निकाल लो। अब एवरेज एज के लिए क्या करोगे भाई, 30 बॉयज है 360, 360 बाय 30 12, 240 बाय 20 12, 150 बाय 15 10, 225 बाय 25 9, 525 बाय 35 15। ये डिवाइड करोगे 4, 24, फिर बचा 19 8, 16 से गया 1, फिर 12 16 7 16 8 128, 12 से गया 15, 20 से गया 13.5, और ये 28 से गया 630 बाई 28, 7 से गया 4, 7 से गया 90, 2 से 2, 2 से 45, तो 22.5। क्लियर है? चलो अब इस पे क्वेश्चन जो भी है वो क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे वन बाय वन। देखें क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है इस पे, तो वन बाय वन करके सोल्व करना है, तो आप भी वीडियो को पॉज करके आराम से सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 7 पहले, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास ए एंड द एवरेज स्टूडेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास बी। एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास ए, ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास ए, तो 360 प्लस 432, 360 प्लस 432, ये टोटल एज है। ऑल द स्टूडेंट बोला है, नंबर ऑफ बॉयज 30 है क्लास ए में, गर्ल्स 24 है, तो ये हो गया 54। एंड द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास बी में टोटल एज है 240 288, 240 288। ठीक है, 20 और ये 16, कितना हो गया 36, तो ये ऊपर बन गया 792 बाई 54, ये 280 260, अगर 528 बाई 36, 12 तिये 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, ये 18 तिये 54, 18 चौक 72, तो 44 बाई 3, 44 बाई 3, जीरो आ गया भाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल एज ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास डी एंड ई टुगेदर। रेशियो ऑफ द टोटल एज ऑफ ऑल द गर्ल्स इन डी एंड ई टुगेदर, ऑल गर्ल्स इन डी एंड ई, ये रहा भाई टोटल एज 270 और 630, दैट इज 900। टोटल एज ऑफ ऑल द बॉयज इन क्लास सी एंड डी टुगेदर, ऑल द बॉयज इन क्लास सी एंड डी टुगेदर, ऑल द बॉयज इन क्लास सी एंड डी टुगेदर, तो 150 और 225, तो कितना हो गया 375। ठीक है, 15 छिक्के 90, 15 दूनी 30, 15 5 75, 5 से गया 12, 5 से गया 5, तो 12:5। क्वेश्चन नंबर 9, टोटल एज ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास ए। ठीक है, ऑल स्टूडेंट इन क्लास ए 360 और 432, ये कितना बन गया 792। और व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन क्लास ई। क्लास ई में टोटल 525 और 630, कितना हो गया 1155। ठीक है, इन 200, 5 से गया 20, 5 से गया 5 2 3 1। ठीक है, अब देखो भाई फिर से सिंपलीफाई तो होगा नहीं, 0 2 2 जा 4, 18 2 7 जा 14 15 बाई 231, तो 7 से तो जाएगा नहीं, 6 से जाएगा, 6 1 जा 6 3 जा 18 13, 14 में से 6 गया 8, 17 में से 8 गया 9 1 0, फिर किससे गया 7 से या 8 से जाएगा, 8 से गया, 8 8 या 24 16 और 2 18 समथिंग, तो 68 पॉइंट समथिंग यानी 68.57%। क्लियर है? फिर ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है सबको कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 to
13। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम एंड वर्क पे बेस्ड ही है, तो आप लोग ट्राई करो फटाफट। 11 to 13। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ठीक है, ईच ऑफ द थ्री फैक्ट्रीज पी क्यू एंड आर employs 120 people, man, women and children. ठीक है, the bar graph below displays the total number of man and children employed in each factory as well as the total amount of labor performed by all employees on a given date. ठीक है, क्या है, तीन फैक्ट्री है पी क्यू आर, यहाँ सम ऑफ नंबर ऑफ मैन चिल्ड्रन है और यहाँ पे मैन विमेन और चिल्ड्रन तीनों है। तो ये ले लेते हैं मैन, यहाँ ले लिया विमेन, यहाँ ले लिया चिल्ड्रन। ठीक है भाई, और अब वो क्या कह रहा है कि मैन आर मोर प्रोडक्टिव देन वीमेन हु टर्न इन आर मोर प्रोडक्टिव देन किड्स, एवरी मैन इज इक्वली एफिशिएंट एंड दिस आल्सो अप्लाइज टू वीमेन एंड किड्स। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए उनकी एफिशिएंसी ले लो कि एक्स वाई जेड है, जो भी है, देखते हैं आगे क्या होगा। टोटल वर्क डन इन यूनिट बाय ऑल द वर्कर्स, there were twice as many men working in factory P as there were in factory R. P में R से twice man है, 2:1। ठीक है, whereas the number of children employed in factory Q was half that of factory P. ठीक है, Q में P से हाफ चिल्ड्रन है। ठीक है, सॉरी दोबारा से पढ़ लेते हैं। वेयर एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री क्यू वाज हाफ दैट ऑफ फैक्ट्री पी, तो आर क्यों ले लिया हमने। ठीक है, तो ये रेशियो होगा 2:1 चिल्ड्रन का। ठीक है, आगे कह रहा है एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री पी एंड आर इज इक्वल, पी और आर में इक्वल है चिल्ड्रन, तो यहां भी 2 हो जाएगा भाई, 2 क्योंकि ये 2 है तो क्यू है, तो चिल्ड्रन का रेशियो आ गया 2:1:1। ठीक है, और मैन कितने आगे 2:1 पी और क्यू के अंदर। ठीक है, अब बनाओ इसको, देखो कैसे किस तरीके से ये बन सकता है। सिंपली थोड़ा सा एक आइडिया लेना है बस, फटाफट से बनाओ। पहले मैन वीमेन और चिल्ड्रन ये नंबर ही निकाल लो, फिर इनकी एफिशिएंसी जाएगा तो थोड़ा लेंदी, पर देख लेते हैं। अब जैसे ये P है, अगर मैं कहूं कि ये जो रेशियो है ये 2x ले लिया हमने, ये भी 2x है और यहां भी ये P 2x है, तो ये QX है, और मैन ले लो 2y और R यहां पे ले लिया y। ठीक है, अब कंपनी P में 2y मैन है, ठीक है, और कंपनी P में 2x चिल्ड्रन है, और सम ऑफ नंबर ऑफ मैन एंड चिल्ड्रन कंपनी P में 88 है। ठीक है, तो x प्लस वाई दैट इज कितना 44। अब R का ले लो, R में मैन है y और R में चिल्ड्रन है 2x, दैट इज इक्वल टू किसके 56 के। ठीक है, अब इसमें से ऊपर वाला माइनस करेंगे, x ये कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी 32। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू आ गई 12 तो चिल्ड्रन कंपनी P में 2x है यानी कि फैक्ट्री P में, और R में भी 2x है 24, और Q में x है तो ये हो गया 12। अब अगर यहां मैन चिल्ड्रन 24 है, मैन और चिल्ड्रन 88 है, तो 88 इंटू
88, पहले तो विमेन भी निकाल लो ना, क्योंकि सब में टोटल पर्सन 120 है। ईच ऑफ द 3 फैक्ट्री एम्प्लॉयज 120 पीपल, मैन वीमेन और चिल्ड्रन। तो 120 में से 88 गया तो विमेन यहां कितनी आ गई? 32। 120 माइनस 72 तो कितना हो गया? 28 और 20 48। इसमें से 56 माइनस करेंगे तो 64। और ये मैन कितने? 88 माइनस 24, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 4 गया 4, 72 माइनस 12 60, और 56 माइनस 24 तो ये 32। ठीक है, तो 64 60 और 32 ये बन गया भाई पूरा का पूरा। ये तो आगे मैन वीमेन चिल्ड्रन हर एक फैक्ट्री के अंदर जो काम कर रहे हैं। अब इनकी एफिशिएंसी भी निकालनी पड़ेगी भाई। और एफिशिएंसी अगर मैं मान के चलूं कि मैन विमेन और चिल्ड्रन, मान लीजिए एक्स वाई जेड है, क्योंकि इक्वल एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं ना, एवरी मैन इज इक्वली एफिशिएंट दिस एंड दिस। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड ये इनके एफिशिएंसी। एक सेकेंड, एक्स वाई और जेड, तो यहां से टोटल वर्क कितना करेंगे? ये पी फैक्ट्री के लोग 64x 32y प्लस 24z दैट इज इक्वल टू 440। क्यू वाले 60x 48y 12z दैट इज इक्वल टू 456। और यहां आर में भी देख लो 32x प्लस 64y प्लस 24z दैट इज इक्वल टू 376। ठीक है, अब अगर इसको 4 से सिंप्लीफाई कर दूं, या 8 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, तो 8x प्लस 4y प्लस 8 3z दैट इज इक्वल टू 55। ये 12 से कट गया 5x, 12 से कटेगा 4y प्लस z दैट इज इक्वल टू 12 से कट गया, तो ये 12 3 36 12 8 96। और ये अगर 8 से काट दें, कट जाएगा, 8 से कट सकता है शायद, 8 से जाएगा 4x 8y 3z 8 4 जा 8 7 जा 800 के 32 8 7 56। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। अब 3 वेरिएबल है तो 2 और इक्वेशन बन के आगे लीनियर एक वेरिएबल आपको खत्म करना पड़ेगा। अब ये 3z है, ये 3z है, तो इक्वेशन 1 में से 3 माइनस कर दो। 8x प्लस 4y प्लस 3z दैट इज 55, और 4x प्लस 8y प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 47। माइनस 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 माइनस, तो ये बचा 4x माइनस 4y, ये कैंसिल हो गया दैट इज इक्वल टू 8, तो x माइनस वाई आ गया 2। ठीक है, अब यहां 4y है, यहां 8y है, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 3 कर लो, 2 से करेंगे तो 10x प्लस 8y प्लस 2z दैट इज इक्वल टू 76, और ये 4x प्लस 8y प्लस 3z दैट इज 47। ये माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6x माइनस का z और ये बचेगा 29। ठीक है, y क्यों काट दिया हमने भाई? एक्स वाई में चेंज करना पड़ेगा ना। चलो दोबारा से कर देते हैं, z काट देंगे तो फिर x z काटना पड़ेगा ना, तो इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस कर दो, 3 से करेंगे तो 15x प्लस 12y प्लस 3z 3 अट्ठे 24 9 और 11। फिर ये 4x प्लस 8y प्लस 3z दैट इज 47, माइनस माइनस 11x प्लस 4y, और ये कैंसिल हो गया, 14 में से 7 गया 7, 10 में से 4 गया 6, 11x प्लस 4y इज इक्वल टू दिस, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन 4 ले लो, ये 5 ले लो, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तो 4x माइनस 4y दैट इज इक्वल टू 8, और ये 11x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 67, ये कैंसिल, तो 15x इज 75, तो x की वैल्यू आ गई 5। अगर x 5 है तो y होगा 3, x 5 आया तो y आया 3, तो z कितना होगा? कहीं भी पुट कर लो, यहां पुट कर लेते हैं, 5x 5 इंटू 5 4 इंटू 3 प्लस z दैट इज इक्वल टू 38, तो z कितना 38,
ये 12 और 25 37, तो z की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा सब की एफिशिएंसी भी आ गई भाई, टोटल वर्क भी आ गया, सब कुछ आ गया। थोड़ा सा लेंदी था बट क्या करें, बनाना ही पड़ेगा, है ना। क्लियर है। चलो देखो क्वेश्चंस, देखो इस पे 11 12 13। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ईच मैन ईच वुमेन एंड ईच चिल्ड्रन। अभी निकाला है कितना, 5 3 और 1। तो 5 3 1 इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्क डन इन फैक्ट्री पी वाज डन बाय मैन। मैन ने कितना किया पी में। अब मैन कितने हैं 64, एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 64 इंटू 5 मैन ने किया, आउट ऑफ कितना, टोटल वर्क इज 440। ठीक है, इंटू 100, तो ऊपर हो गया 320, नीचे हो गया 440 इंटू 100। जीरो से जीरो, 4 से गया 8, 4 से गया 11, तो 800 बाई 11, 11 7 जा 77। ठीक है, तो 70 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको पक्का कमेंट करना है भाई। ये मत सोचो कि रिकॉर्डेड वीडियो चल रही है तो कमेंट नहीं करेंगे, ये वो नहीं। आप इस क्वेश्चन का आंसर अभी जा करके चैट विंडो में टाइप करो, इससे पहले सोल्व करो फिर आगे बढ़ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 टू 16। अगेन एक बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि बुरा क्वेश्चन है। चलो बनाते हैं, सोल्व करो सभी, ट्राई करो फटाफट। Study the following information carefully and answer the questions below. Three people P, Q and R can complete four different works A, B, C and D in a different number of days. ठीक है, चार वर्क हैं ए बी सी डी, तो पूरी स्क्रीन को ही इसको हम चार पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ए बी सी डी करके चार वर्क है, ये ए वर्क है, ये बी वर्क है, ये सी वर्क है और ये डी वर्क है। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, वर्क ए द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी बिटवीन पी एंड आर इज 1:2। पी और आर में द रेशियो बिटवीन द एफिशिएंसी ऑफ बिटवीन पी एंड आर इज दिस। पी एंड आर की एफिशिएंसी में रेशियो है 1:2, तो इनका जो टाइम होगा वो 2:1 में होगा, उल्टा होता है हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यू अलोन कंप्लीटेड द वर्क इन 16 डेज। क्यू जो है वो 16 डेज में अकेला कर लेता है। When P and Q work together, the whole work was completed in 12 days. अगर P और Q मिलकर के करे तो पूरा काम 12 डेज में हो जाता है। ठीक है, बट P वर्क्स विद 50% लेस एफिशिएंसी। ठीक है, जो P है अपनी आधी एफिशिएंसी के साथ काम करता है, यानी कि P अगर 0.5 एफिशिएंसी से काम करे, अगर 1 है, और R इसी से करे 2 से, तो जो काम है when P and work together the whole work was completed in 12 days but P works with 50% less efficiency, तो 12 डेज में हो जाता है। P and Q की बात हो रही है यहां। चलो देखते हैं, हमने थोड़ा गलत एज्यूम कर लिया, P and R ले लिया हमने, कोई बात नहीं। when P and Q work together the whole work was completed in 12 days but but P works with 50% less efficiency, क्योंकि यहाँ पी और आर का रेशियो दिया है, मे भी आगे कहीं ना कहीं सोल्व हो जाएगा 12 डेज में, बट पी वर्क्स विद 50% लेस एफिशिएंसी। चलो आगे देखते हैं, क्या पता कुछ ना कुछ कहानी निकल ही आए। निकल सकती है क्या, निकल भी सकती है कहानी। आगे देखो, वर्क बी। वैसे अगर इसी को सोल्व कर लें पहले,
एक्स लेके मैं करना नहीं चाहता, एक्स लेके तो हो ही जाएगा। अगर एक्स लेके करें तब तो कोई कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं इसको मानूं कि ये 2x डेज में करता है, ये x डेज में करता है, ठीक है, तो अगर ये 2x डेज में करता है, x डेज में करता है, तो इसका वन डे, अगर इसका वन डे वर्क होगा 1/2x, इसका वन डे वर्क होगा 1/x, ठीक है। तो अगर ये 50% लेस एफिशिएंसी से करेगा तो इसका वन डे वर्क होगा 1/4x। यही तो होगा भैया। अगर ये 2x डेज में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/2x। अगर 50% लेस एफिशिएंसी से कर रहा है, डिवाइड बाय 2, और तो ये वन डे में इतना वर्क करेगा, ठीक है। और Q करता है 16 में, P और Q 12 में। अगर P का वन डे वर्क है 1/4x, तो Q का कितना आएगा भाई, 1/12 माइनस 1/4x। P और Q का वन डे वर्क होगा 1/12, और P का कितना है 1/4x, तो Q का कितना बचा 1/12 माइनस 1/4x, और Q का यहां से वन डे वर्क कितना है 1/16। तो ये तो x की वैल्यू तो आ ही जाएगी यहां से 48x, और 12 चौक 48, और 4x से क्या, नहीं, 16 नेगेटिव कैसे आ गया, P का 1/4x, तो 1/12 माइनस 1/4x दैट इज 16, 48x, तो 12 चौक 48, 4 माइनस 12 दैट इज 1/16। नहीं यार, नेगेटिव कैसे, बात तो एक ही है ना, P का वन डे वर्क उधर जाके माइनस होगा तो Q का बच गया। पता नहीं क्या कर दिया है हमने। चलो दोबारा से देखो, अगर सिंपल तरीके से करूं, कई बार दिमाग में नहीं आती है चीजें। अगर मैं सिंपली करूं तो P का वन डे वर्क कितना है 1/4x, और Q का कितना है यहां से 1/16, दैट इज इक्वल टू 1/12। ये हो जाएगा। बात तो एक ही थी, पर पता नहीं नेगेटिव क्यों आ रहा था, शायद दिमाग में नहीं आया होगा हमारे। 48 या 16x ले लो, तो ये बच गया कितना 4, और ये बच गया कितना x, दैट इज इक्वल टू 1/12। अरे यार पता नहीं हम क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं छोटी छोटी बातों में, सीधा ही निकाल लो ना। 1/4x दैट इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/16, तो ये 48, ये 12 चौक 48, 16 48, 1/48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। ये 4 से कटेगा 12, तो x की वैल्यू आ गई 12। अगर x की वैल्यू 12 आ गई तो ये r इस काम को 12 डेज में करेगा और p 24 डेज में करेगा। अब पूरा ही हटा दो भाई यहां से, ठीक है, ये सारा पार्ट हमने हटा दिया। एक 24 डेज में कर रहा है, एक 12 डेज में कर रहा है, और P और Q कर रहे हैं जितने में भी कर रहे हैं। देखो वैसे कंफ्यूज हो गए। P करता है उस काम को 24 डेज में, R करता है 12 डेज में, और Q करता है 16 डेज में। तो टोटल वर्क 48, तो ये 2 करेगा, ये 4 करेगा, और ये 3 कटेगा, खत्म। आ जाओ वर्क भी। P एंड R टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 12 डेज। P and R together complete the whole work in 12 days. The ratio of efficiency between P and R is 3:2. P और R की एफिशिएंसी 3:2 है, तो टोटल वर्क कितना भाई, दोनों की एफिशिएंसी का सम इनटू दोनों द्वारा लिया गया टाइम, तो 60 यूनिट, ठीक है। तो P इस काम को करने में कितना टाइम लेगा, P लेगा 60/3 20 डेज, और R इस काम को करने में लेगा 60/2 यानी 30 डेज, ठीक है। और उसके बाद दिया है कि Q इज 25% मोर एफिशिएंट देन R, जो Q है वो 25% मोर एफिशिएंट देन R है, तो दोनों की एफिशिएंसी में रेशियो 5:4, तो R की एफिशिएंसी 2 है, 4 की वैल्यू 2, तो 5 की वैल्यू 2.5, तो Q इस काम को करने में 60/2.5,
ठीक है, तो कितना टाइम लेगा, 24 डेज। ये भी हो गया सॉल्व। अब वर्क सी देखो, आर टेक्स डबल द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क अलोन देन पी टेक्स टू कंप्लीट द वर्क अलोन। आर टेक्स डबल द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क अलोन देन पी टेक्स टू कंप्लीट द वर्क अलोन। आर और पी, तो दोनों का जो टाइम है वो 2:1 में है। Q takes the same number of days to complete work C as the number of days taken by P to complete the work B। ठीक है, Q को उतना ही टाइम लगता है जितना P को लगता है B को करने में। तो B को करने में P को लगते हैं 20 डेज, तो Q को भी यहां 20 डेज लगते हैं। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय P टू कंप्लीट द वर्क B, P टेक्स 10% लेस टाइम देन Q टू कंप्लीट द वर्क। क्या कह रहा है कि P टेक्स 10% लेस देन Q, तो ये 100 तो ये 90, दोनों का टाइम आ गया 9:10 में। Q लेता है 20, 10 की वैल्यू 20 तो 9 की वैल्यू 18। और अगर P की वैल्यू 18 है तो R की वैल्यू 36, तो P इस काम को करने में 18 डेज लेगा और Q लेगा 20 डेज और R लेगा 36 डेज। तो अगर मैं टोटल देखूं काम, कुछ भी ले लो, 360 यूनिट है सपोज, तो इसकी एफिशिएंसी 20, इसकी 18 और इसकी 10। ठीक है, नेक्स्ट है डी, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय क्यू टू आर टू कंप्लीट द वर्क इज 2:1। क्यू टू आर टाइम जो है वो 2:1 में है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन टू बाय पी टू क्यू टू कंप्लीट द वर्क इज दिस, पी टू क्यू इज 5:4, पी टू क्यू इज 5:4। ये 4 है, ये 2 है, तो इसको भी 4:2 कर दो। Q and R together completed the work alone in 20/3 days। Q and R together, Q और R together 20/3 days लेते हैं, तो वर्क कितना होगा भाई, Q और R ने टाइम लिया 20/3 और Q और R की एफिशिएंसी देखो 4 और 2 6, तो मतलब वर्क है 40 यूनिट। तो फिर P और QR टोटल वर्क है 40 यूनिट और Q और R को लगता है 20/3। तो या तो निकाल लो, यहां से कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। अगर इनका टाइम निकालना है तो उल्टा करके निकालना पड़ेगा। वर्क तो आ गया 40 और टाइम इस रेशियो में है इनका, तो यहां से डेज निकाल लो। अगर Q और R को देखूं टोटल, Q और R की एफिशिएंसी 6 है, तो Q और R, Q प्लस R 4 + 2 6, 6 की वैल्यू 20/3, तो 1 की वैल्यू 20/3/6। उल्टा हो गया क्या ये, पहले लिख लो यार, PQR, P कितना है 5, Q कितना है 4, R कितना है 2, ये इनके द्वारा लिया गया टाइम का रेशियो है। अब मान लीजिए वर्क 40 यूनिट है, ठीक है, तो ये इनके द्वारा लिया गया टाइम है, तो इनकी एफिशिएंसी में रेशियो कितना आएगा, 40/5, 20, 40/10, 40/20। तो ये रेशियो आ गया इनकी एफिशिएंसी में। 0 से 0 से 0 गया, 2:1:2। नहीं आ सकता ना, 40/5 8 होगा ना ये, तो इनकी एफिशिएंसी में रेशियो आएगा 2 से गया 4 5 और 5, नहीं आएगा यार। आसान से सवाल को हमने टेढ़ा बना दिया। एक सेकंड भाई, कई बार हल्के में लेने की गलती नहीं करनी है। ये टाइम में रेशियो वर्क 40 है, तो 40/5 8, 40/4 10 और ये 20, तो 2 से गया 4, 2 से गया 5, 2 से गया 10, ये इनके एफिशिएंसी में रेशियो आ गया। तो अगर नंबर ऑफ डेज देखना है तो ये 10 डेज लेगा, 40/5 ये 8 डेज लेगा और ये 40/10 ये 4 डेज लेगा। तो क्या Q और R को 6 2/3 लग रहे हैं 40/12, तो 20 नहीं 20/6। तो सही क्यों नहीं आया फिर हमारा, Q और R को 20/3, तो 8
प्लस 4 12, तो 40/12, तो 2 से गया 20/6, ये तो क्यू और आर को 20/3 लग रहे हैं यहाँ। कहीं गड़बड़ की है क्या? चेक कर लो यार एक बार, और मुझे बता भी दो कमेंट करके कि मैंने गड़बड़ कर दिया आपने की है। चालीस बाई पाँच आठ, 40/10 4, क्यू और आर दोनों मिलके करें 40 यूनिट काम, तो 20/3 लग ही नहीं रहे। 40 बाई, अच्छा ये वो भी हो सकता है कि 40/12 की वैल्यू 20/3 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/40, 20 से गया 2, 2 तिया 6 दूनी 12, तो डबल कर दो भाई। तो आर को इस काम को करने में 20 डेज लगते हैं, क्यू को लगते हैं 10 डेज, और इसको लगते हैं 8 डेज, पी को। ठीक है, अब आ जाएगा, ये एग्जैक्ट टाइम आ गया इनका, मतलब रेशियो में ही करके हमने वहां तक बना लिया। ठीक है, चलो देखो अब क्वेश्चन देखो इस पे। क्वेश्चन भी लेंदी लेंदी है, मुश्किल है काम, ऐसे नहीं है कि बहुत आसानी से आप कर लोगे। देखो क्या है, पी क्यू एंड आर स्टार्ट वर्क डी। ठीक है, पी क्यू एंड आर स्टार्ट वर्क डी, और क्वेश्चन भी इसी पे आ गया। देखो पी क्यू एंड आर, पी करता है 8 डेज में, ये करता है 10 में, और ये करता है 20 में। पी करता है 8 डेज में, क्यू करता है 10 डेज में, आर करता है 20 डेज में। तो टोटल वर्क अगर 40, तो इसकी एफिशिएंसी 5 4 2। अब वो कह रहा है कि पी क्यू एंड आर स्टार्ट वर्क डी ऑन फर्स्ट डे, पी एंड क्यू वर्क टुगेदर। फर्स्ट डे कौन करता है? पी एंड क्यू। सेकेंड डे क्यू एंड आर टुगेदर, सेकेंड डे क्यू प्लस आर। थर्ड डे करता है पी एंड आर टुगेदर। ऑन द फोर्थ डे पी क्यू आर वर्क टुगेदर, फोर्थ डे पे पी क्यू और आर वर्क टुगेदर। ठीक है, and the same people work together in the first 4 days will again do the work in upcoming days respectively, तो find the how many days work get complete। अब जिस दिन P और Q करेंगे 5 + 4 9 करेंगे, जिस दिन Q और R करेंगे 4 + 2 6 करेंगे, जिस दिन P और R करेंगे 5 + 2 7 करेंगे, और जिस दिन तीनों करेंगे 5 + 4 + 2 11। तो 11 और 9 20 26 33, तो 33 यूनिट तो हो गया। ठीक है, 33 यूनिट तो हो गया। तो अब कितना बचा फिर? ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। कुछ गड़बड़ किया है क्या? फोर डेज में तो इतना हुआ, तो ये हो गया 4 प्लस, अब 33 के बाद कितना बचा? 7, और ये कर देंगे 9, तो ये तो 33 बाय कुछ समथिंग आ गया भाई, सही नहीं आया। यही गड़बड़ की है कुछ। इसी को दोबारा से चेक करते हैं, एक सेकंड, खाम खा कंफ्यूजन कर लिया हमने। पूरे को हटा देता हूं मैं इसको। कई बार पता नहीं चलता, ठंडे दिमाग से हम सोचते नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये पी क्यू और आर द्वारा लिया गया टाइम है, पी क्यू आर। पी का कितना 5, क्यू कितना 4, और आर कितना 2, इनके द्वारा लिया गया टाइम है। ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज देखो कि क्यू और आर इस काम को करने में हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये 4x है, ये 5x है, या इनकी एफिशिएंसी ले लो पहले। एफिशिएंसी इनकी किस रेशियो में आएगी? 40/5 8, 40/4 10, 40/2 20। तो ये कट भी सकता है, 2 से गया 4, 2 से गया 5, 2 से गया
10। तो मान लीजिए ये 4x है, ये 5x है और ये 10x है, ये इनकी एफिशिएंसी है। ठीक है, अब Q और R को कितना टाइम लगेगा इस काम को करने में? तो 40 बाई Q और R की एफिशिएंसी 5 + 10 15x। ठीक है, कितनी? 5 + 10 15x। और Q और R को कितना टाइम लग रहा है? 20/3। तो ये 20 से गया 2, ठीक है, ये 3 से गया 5, तो x की वैल्यू आ गई 5/2। अगर x की वैल्यू 5/2 है तो ये तो और गड़बड़ होगी। कहां ले जाके छोड़ेगा यार ये। है ये वर्क 50 क्यों लिया हमने? ये 6 से मल्टीप्लाई कैसे कर दिया यार? यही गड़बड़ कर रहे हैं, आगे वैसे ही बढ़े जा रहे हैं हम। चलो एक सेकंड भाई, जब इतना सब आ गया तो ये सब करने की क्या, जो रूट कोज है वो देखा ही नहीं हमने। चलो माफ करना, मैं मेरी वजह से आपका 2 4 5 10 मिनट का ये टाइम वेस्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि हल्के में ले रहे हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, ठीक है, कि 40 यूनिट वर्क आया कहां से? 40 यूनिट वर्क आना ही नहीं चाहिए। Q और R 20/3। अगर मैं कहूं तो इनकी एफिशिएंसी, अगर मान लीजिए लेट वर्क हमने एज्यूम कर लिया कि 40 यूनिट है, ये हमने एज्यूम किया है। ठीक है, अगर वर्क हमने 40 यूनिट एज्यूम किया तो 40 बाय, और ये टाइमिंग का रेशियो है 4/2, तो 40 बाय 5 8, 40 बाय 4 10, 40/2 20। अब 40 यूनिट वर्क को करने में Q और R को 20/3 डेज लगे, और ये 2/5 और 10x। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई? 15x, दैट इज इक्वल टू 20/3। ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/5x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी 2/5, उल्टा हो गया, 2/5, क्योंकि 5x इज इक्वल टू 2 आएगा तो x की वैल्यू आ गई 2/5। तो यहां से इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो 10 इंटू 2/5, तो ये r की यहां ले लेते हैं, माफ करना थोड़ा, PQR। तो जो एफिशिएंसी आएगी, देखो 10x है तो 10x इंटू 2/5 4 आ गई, 10x इंटू 5x इंटू 2/5, 5 इंटू 2/5 2 आ गई, और 4 इंटू 2/5 8/5। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो इनके द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा? अब 40 यूनिट है, ठीक है, तो 40/8/5, तो 40/8/5, 8 पंजे 40, तो P को टाइम लगेगा 25 डेज, Q को लगेगा 20 डेज, और R का लगेगा 10 डेज। ठीक है, कितना लगेगा? 10 डेज। अब Q और R को क्या 20/3 लग रहा है, तो 40/2 और 4 6 लग रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई। काम का यार, वैसे ही टाइम वेस्ट कर लिया इतना। एक हल्का सा सवाल, मतलब हल्का तो नहीं है क्वेश्चन, बट एक जगह छोटा सा डाटा गलत लिया और पूरा हवा हवाई हो गया। तो P और Q R का टाइम आ गया 25 20 और 10। P Q R का टाइम आ गया, P करता है 25 में, Q करता है कितना था भाई? 20, और R करता है 10। ठीक है, तो ये टोटल वर्क ले लो 100 यूनिट, तो ये 4, ये 5 और ये 10। अब P और Q करते हैं फर्स्ट डे, तो कितना करेंगे? 4 + 5 9। फिर Q और R करते हैं सेकेंड डे, तो 5 + 10 करेंगे 15। फिर P और R करते हैं 4 + 10 14। ठीक है, फिर P Q R करते हैं फोर्थ डे पे, तो 4 + 5 + 10 19। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 9 और 5 24 और 14 कितना हो गया? 24 और 38 और 19। तो 57 यूनिट वर्क हो जाएगा 4 दिन में, इन द 4 डेज। फिर 9 होगा 5th डे पे, फिर 15 होगा 6th डे पे, फिर 14 होगा 7th डे पे। तो 7 दिन में कितना वर्क होगा? 66 80 95 यूनिट 7 डेज में। अब ये तीनों की बारी है। काम कितना बचा? 5/19, तो 7 5/19, तो 9 19 17 133 5 138/19 डेज लगेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये खाम का पता नहीं 40 कहां से जूम करके हमने कैसे कर लिया था, वैसे कंफ्यूजन हो गया। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15।
Q and S टुगेदर कंप्लीट द वर्क C इन 12 डेज। ठीक है, वर्क C ये रहा। ठीक है, और Q एंड S PQR करते हैं 18, 20 और 36 दिन में। ठीक है, P Q और R। ठीक है, टोटल वर्क अगर 180 यूनिट है, ये 10, ये 9 और ये 5, और Q और S करते हैं 12 डेज में। तो Q और S की एफिशिएंसी 15, Q की अगर 9 है तो S की हो जाएगी 6। ठीक है, P एंड S स्टार्टेड द वर्क C एंड आफ्टर 7 डेज S लेफ्ट द वर्क। P एंड S ने 7 डेज किया, तो 7 डेज में P की एफिशिएंसी 10 है और S की 6 है, तो 16 सत्ते 112 हो जाएगा। तो 180 माइनस 112, 68 यूनिट वर्क पेंडिंग है। P and Q work for n days, then P and Q left the work and R completed the work in 6 days। अब इस काम को P and Q ने किया n days, तो n days में P and Q कितना कर देंगे? P की एफिशिएंसी 10 है, Q की 9 है, 19। तो 19n प्लस R ने किया 6 डेज, R ने किया 6 डेज, तो 5 इंटू 6, तब जाकर ये 68 यूनिट वर्क फिनिश हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n कितना? 68 माइनस 30, 38 और 19 से डिवाइड करोगे तो 2 आ गया भाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 टू 19 ट्राई करो भाई, फटाफट सारे, फटाफट, हरी अप गाइस। बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप बना लोगे तो मजेदार रहेगा सबके लिए, एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब फिर एग्जाम में फंसेंगे नहीं चीजें। बढ़िया क्वेश्चन है प्रॉपर। करो सोल्व करो सभी। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर, कमेंट करके बताना। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो। इनलेट पाइप ए टेक्स 9 आवर्स मोर टू फिल द टैंक देन आउटलेट पाइप एक्स टू एम्प्टी द होल टैंक। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि जो इनलेट है उसे पॉजिटिव ले ले और आउटलेट है उसे नेगेटिव ले ले। जैसे इनलेट पाइप ए टेक्स 9 hours more to fill the tank then outlet pipe X empty the whole tank। आउटलेट पाइप X इससे 9 hours ज्यादा लग रहे हैं इनलेट पाइप A को। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय इनलेट पाइप C टू फिल द टैंक एंड आउटलेट पाइप Z टू एम्प्टी द होल टैंक इज 1:2। ठीक है, इनलेट पाइप C और आउटलेट पाइप Z उसको नेगेटिव ले लो, इन दोनों को जो लगने वाला टाइम है दैट इज इन द 1:2। रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ आउटलेट पाइप Y टू Z इज 3:2। आउटलेट पाइप Y, आउटलेट पाइप Z दोनों की एफिशिएंसी में रेशियो है 3:2। तो इनके द्वारा जो टाइम लिया जाएगा दैट इज इन द 2:3। ठीक है, सिंपली ले लिया हमने। अब आगे क्या कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ टैंक फिल्ड व्हेन पाइप A इज ओपन फॉर 10 आवर्स। A is open for 10 hours and the pipe X is open for 5 hours. A is open for 10 hours plus pipe X is open for 5 hours. ठीक है, is equal to the quantity of tank filled by pipe B is opened for 4 hours and pipe Y is opened for Y नेगेटिव होगा 5 hours। ये जो भरेंगे ये इक्वल है भाई,
ठीक है। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ पाइप बी टू सी इज 5:4। बी और सी दोनों भरने वाले हैं, इनके एफिशिएंसी में रेशियो 5:4, तो इनके द्वारा लिया गया टाइम हो जाएगा 4:5। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार। ठीक है। पाइप जेड टेक्स डबल द टाइम टू एम्प्टी द फुल टैंक देन द टाइम टेकन बाय एक्स टू एम्प्टी। तो जेड और एक्स टाइम का रेशियो है 2:1। ठीक है। अब देखो भाई क्या बनेगा पूरी कहानी। कहां से शुरू करें क्वेश्चन को? अगर यहीं से शुरू करें, इनके द्वारा लिया गया टाइम इस रेशियो में है 1:2 में, और बी और सी का टाइम है इसमें, तो सी तो दोनों जगह सेम होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि ये 4m टाइम लग रहा है इसको, तो इसको 5m टाइम लग रहा है। बी और सी को का जो टाइम है 4:5 में है, इसको 4m आवर्स लग रहे हैं, इसको 5m। तो यहां भी सी को 4m लगेंगे, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 8m। सी को 5 है, सॉरी, सी को कितना लग रहा है 5m, तो इसको लगेगा 10m। ठीक है। फिर यहां देखोगे तो ये z भी इक्वल होना चाहिए, तो z को यहां 3 लग रहा है तो इन दोनों को इक्वल कर लो। मान लीजिए ये 30m है, तो ये 15m होगा भाई। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 15 है, तो ये 12m होगा। सेम सेम कर लेते हैं ना। तो 3 को अगर यहां 30m है, तो y की वैल्यू 20m आ गई। ठीक है। और z और x का टाइम 2:1 में, तो z का 30m है, तो x का कितना आ गया भाई 15m आ गया। ठीक है। तो x का अगर 15m है, तो a का 15m प्लस 9 आवर्स आ गया। ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से देखूं, अब a 10 आवर्स में, अगर a पूरा टैंक कितने में भरता है सपोज, तो 10 आवर्स में a कितना भरेगा, तो 1 आवर में a कितना भरेगा 1/15m प्लस n, तो 10 आवर्स में इतना भरेगा। और x खाली कर रहा है, तो नेगेटिव होगा भाई 5 आवर्स में, 5 इंटू एक्स कितना x 1/15m 1 आवर में। अब b भर रहा है, तो b का है 12m, तो 1 आवर में 1/12m इंटू 4। y खाली कर रहा है, तो y कितना 20m, तो 1/20m इंटू कितना 5 आवर्स। ऐसे करके बना सकते हैं। यानी कि इनको टोटल इतना टाइम लग रहा है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेंगे, भरेंगे, क्योंकि जब तक m की वैल्यू नहीं आएगी तब तक तो आगे बात बढ़ेगी ही नहीं किसी भी कीमत पे। तो अब इसको सोल्व करो। अगर इसको सोल्व करें तो इसको उधर ले जाए, तो ये बच गया 10/15m प्लस 9, दैट इज इक्वल टू, ये 4 से गया तो 1/3m, ये 5 से गया माइनस 1/4m, और ये 5 से गया 3, तो प्लस का 1/3m। तो अगर यहां से कॉमन ले लूं 12m, तो ये बच गया 4 माइनस 3 प्लस 4, तो ये आ गया 10/15m प्लस 9, 4 4 8 माइनस 3 5/12m। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 120m दैट इज 75m प्लस 45, उधर जाके माइनस होगा, तो 45m इज इक्वल टू 45, तो m की वैल्यू आ गई 1। अगर m की वैल्यू 1 आ गई, फिर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ही नहीं है। a एक इनलेट पाइप है, तो a उसको फिल कर रहा है 15m प्लस 9 24 आवर्स में, b 12m में, तो प्लस का 12, c 15m है, तो प्लस का 15, फिर x खाली कर रहा है उसको, x खाली कर रहा है 15m में, तो माइनस 15 आर, y उसको 20m में खाली कर रहा है, तो माइनस का 20, और z उसको खाली कर रहा है 30m में, तो माइनस का 30। अब टैंक की अगर कैपेसिटी में कुछ भी ले लूं, इन सब का मल्टीपल क्या हो सकता है 360, तो a की एफिशिएंसी आएगी 15 प्लस b की एफिशिएंसी प्लस 30 और c की एफिशिएंसी प्लस 24, और x की एफिशिएंसी माइनस का 24, y की माइनस का 18 और z की माइनस का 12। ये आ गई भाई। ठीक है। ये पूरी इंफॉर्मेशन सोल्व करने के बाद अब देखो इस पे क्वेश्चन जो भी है थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर आ गया पेपर में
तो मतलब 3-4 सवाल आराम से यहाँ से फंस जाएंगे। तो थोड़ा सा जिस बच्चे की प्रैक्टिस होगी, अब हमने काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की चीज़ें पढ़ ली हैं पहले की क्लासेज में, तो यहाँ भी कुछ तो पढ़ना ही था ना अलग से, मतलब दूसरे टॉपिक पे भी फोकस करना ही है, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। आप चाहो तो टॉपिक स्किप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। पाइप ए इज ओपन फॉर 2t + 6 आवर्स। ठीक है, पाइप ए 2t + 6 आवर्स, 2t + 6। पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है? 15, तो इंटू 15। एंड देन पाइप ए इज क्लोज्ड एंड पाइप एक्स इज ओपन फॉर टी आर, टी एक्स -24। ठीक है, देन पाइप एक्स इज क्लोज्ड एंड पाइप बी एंड वाई आर ओपन टूगेदर, बी एंड वाई, एंड फील्ड द टैंक इन 20 आवर्स। बी एंड वाई, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? +30, वाई की कितनी है? -18, तो 30 - 18, ये 20 आर चले, तब जाके पूरा टैंक भर गया, मतलब 360 लीटर। ठीक है भाई, तो ये 15 × 2t 30t + 15 × 6 90, माइनस का 24t, ये 12 × 20 240, दैट इज 360। ये 240 इधर आगे माइनस होगा, 120, 90 माइनस होगा तो 30, और इधर से 60, 6 से गया 5, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड विच ऑफ द गिवन ऑप्शन विल फिल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैंक। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैंक कौन भरेगा? पाइप ए इज ओपन फॉर 9 आवर्स, पाइप ए, तो 15 × 9 30 135, एंड पाइप जेड इज ओपन फॉर 2 आवर, जेड नेगेटिव वाला है, तो 2 आवर्स में 12 × 2 24, माइनस हो गया, तो 111 ही भरा भाई। पाइप पी इज ओपन फॉर 5 आवर्स, बी इज ओपन फॉर 5 आवर, तो 30 × 5 150, एंड वाई इज ओपन फॉर 2.5 आवर, वाई 18 × 2.5 36 9 45 105। पाइप सी इज ओपन फॉर 7 आवर, तो 24 × 7 168, एंड एक्स इज ओपन फॉर 3 आवर, 24 × 3 72, ये तो 100 से भी नीचे, तो 1 वाला भरेगा भाई, ओनली 1। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया पाइप एंड सिस्टर्न पे भी। थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चन में हम वैसे ही पता नहीं यहाँ क्या कंफ्यूजन हो गया, इतना मुश्किल तो नहीं था, अदरवाइज ठीक ठीक बना लिया हमने। ठीक है, चलो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को पढ़ना है, पहले इसे सोल्व करना है, फिर कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या होंगे। ये क्वेश्चन है 20, 21 और 22। क्लियर है? चलो अब ये 23 से 27 हम सोल्व करेंगे, फिर एक और होमवर्क में आपको दूंगा। क्या है? डायमेंशन ऑफ 5 रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखो डीआई इस तरीके से पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता। हमने डीआई इसलिए ले लिया ताकि अब मैं ज्यादा क्वेश्चन लूं, फिर अलग अलग उनको प्रैक्टिस करें। हमने एक ही डीआई में, ताकि सारे फॉर्मूले का रिवीजन हो जाए, इसलिए डीआई लिया है हमने। हो सकता है कि इस टाइप से डीआई पूछे, और हो सकता है आपके एग्जाम में ना भी पूछे भाई, ये मत सोचना। ठीक है, हमने सिर्फ रिवीजन पर्पज से लिया है कि सारे फॉर्मूले एक ही जगह प्रैक्टिस हो जाएंगे। द टेबल चार्ट शोज द लेंथ एंड ब्रेथ इन सेंटीमीटर ऑफ 5 डिफरेंट रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये तो सारे रेक्टेंगुलर ही है, चलो तो कोई बात नहीं, रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो इनका निकाल लो यार, इन पे क्या ही क्वेश्चन होंगे। चलो ये आप लोग करो, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, एक रेक्टेंगल के फॉर्मूले आपको पता ही होंगे। रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर दैट इज 2 × L + B होता है, और जो एरिया होता है दैट इज L × B, और इसका जो डायगोनल होता है दैट इज √L² + B²। ठीक है, तो ये फॉर्मूले लगा के ये 5 क्वेश्चन आप करना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, चलो ये वाला हम करेंगे 18 to 31, क्योंकि यहाँ अलग अलग 5 शेप्स आ गई, सिलेंडर, क्यूब, स्फेयर, कोन, क्यूबॉइड, अलग अलग फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पैकेजिंग कंपनी मैन्युफैक्चर 5 टाइप ऑफ कंटेनर यूजिंग डिफरेंट 3D शेप, सिलेंडर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड एंड स्फेयर। द टेबल बिलो गिव्स पार्शियल डाटा ऑन देयर डायमेंशन, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड द कॉस्ट ऑफ
मटेरियल यूज, सम वैल्यूज आर मिसिंग एंड नीड टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो आप यहां पे देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज इज सरफेस एरिया इनटू 2। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ए? कंटेनर ए सिलेंडर है, आर दे रखी है, एच दे रखी है, और कॉस्ट दे रखी है इतनी। ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना? 22/7, आर 7 और एच कितना? 10। 7 22 सत्ता 154, तो 1540। मतलब सिर्फ फॉर्मूले प्रैक्टिस करने के लिए है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द साइड ऑफ द क्यूब यूज्ड इन कंटेनर बी? साइड बतानी है भैया। वॉल्यूम कितनी है? 1728। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? ए क्यूब 1728, तो ए कितना आ जाएगा? 12। खत्म, 12 का क्यूब होता है। चलो नेक्स्ट 30 नंबर देखो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर कंटेनर सी? स्फेयर है, स्फेयर। ठीक है, अब स्फेयर की, अब यहां पे देखोगे रेडियस 7 है और सरफेस एरिया कितना है? 616। अब उसने बोला क्या है? पहले सिंपली देख तो लो ना कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इज सरफेस एरिया इंटू 2, तो सरफेस एरिया 616 इंटू 2 करोगे तो 1232। खत्म। नेक्स्ट है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन यूज्ड इन द कंटेनर डी? हाइट ऑफ द कोन यूज्ड इन कंटेनर डी, डी कोन, रेडियस, और ये वॉल्यूम है, ये कॉस्ट है। अगर कॉस्ट इतनी है तो सरफेस एरिया आ जाएगा। वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम क्या होती है कोन की? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज कितना? 539। रेडियस 7 है, तो दिक्कत ही क्या है? तो ये h हो जाएगा 539, 1/3 इधर आके 3/1, पाई 22/7, और r मतलब 7 इंटू 7। तो ये 7 से 7 कैंसल, ये 7 से गया 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 11 से गया 2, 11 से गया 7, तो 7 3 जा 21/2, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब कहने को डी था, ये सिंपल फॉर्मूले ही प्रैक्टिस करना हमारा पर्पस था यहाँ पे। क्लियर है भाई? तो उम्मीद करूंगा आप सबको समझ में आया होगा। चलिए, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इस सेशन से जुड़ने के लिए। ठीक है, तो अंत में मैं आप लोगों के साथ हमारे कोर्सेज के बारे में भी डिस्कस करना चाहूंगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे कोर्सेज का लिंक है। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, सिंपली गूगल पे चले जाइए। ठीक है, गूगल पे जब आप जाते हो तो गूगल पे जाके आपको सिंपल टाइप करना है edutap.in। ठीक है, edutap.in। तो edutap.in टाइप करोगे तो आपके सामने हमारी ये वेबसाइट ओपन होगी। यहां कोर्सेज पे जाओगे, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज। ठीक है, तो आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज में ये हमारे सारे कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहां सिंगल पे क्लिक करूं तो ये हमारा एक क्यूआरबी बैच है जो अभी शुरू हुआ है 3 अक्टूबर से। अगर आप 25 के लिए टारगेट कर रहे हो और एंड टाइम पे रिवीजन करना है आपको, जीरो, जिसको जीरो से करना है वो मत करना। ठीक है, तो ये आरबीआई और बैंकिंग का महापैक है, जो अगले साल के लिए टारगेट कर रहे हो ये ले लो। जिनका इसी साल टारगेट है वो टेस्ट सीरीज, ये वो सारे कोर्सेज ले सकता है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपकी सहूलियत के हिसाब से जो भी सही लगे उसके लिए आप इनरोल करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है। ठीक है भाई, चलो, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पहले के लेक्चर भी देखे हुए आपको होने चाहिए, ये भी इंश्योर कर दो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।